वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों, विजडम इंटरनेशनल ई लर्निंग स्कूल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा विषय है हिंदी। कक्षा 8 विषय हिंदी, विषयांक सवाल बाल मन के जवाब डॉक्टर कलाम के, भाग 2। इसका साहित्य प्रकार है साक्षात्कार और इसकी शैली है प्रश्नोत्तरी शैली। विद्यार्थी मित्रों, यह जो पाठ है सवाल बाल मन के जवाब डॉक्टर कलाम के, जिसका प्रकार है साक्षात्कार, जिसमें कुछ कक्षा के विद्यार्थी डॉक्टर कलाम के सामने बैठकर उनसे प्रश्न पूछ रहे हैं और फिर बाद में डॉक्टर कलाम उनके जिज्ञासावश प्रश्नों का सरलता से हकारात्मक उत्तर देते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, अगले वीडियो में हमने देखा था कि साक्षात्कार किसे कहते, उसके बाद डॉक्टर कलाम के जीवन के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। उनका जन्म, पूरा नाम, व्यवसाय, जन्म स्थान, उनकी प्रसिद्धि आदि के बारे में विस्तृत जानकारी हमने अगले वीडियो में प्राप्त की। उसके बाद डॉक्टर कलाम के जीवन से जुड़ी हुई कई महत्वपूर्ण बातों की चर्चा भी हमने अगले वीडियो में कर ली और फिर हमने इस पाठ के कुछ भाग का अभ्यास किया था, जिसमें हमने देखा था कि डॉक्टर कलाम किस प्रकार विद्यार्थियों से जुड़े रहते हैं। विद्यार्थी उन्हें बहुत प्रिय थे, इसीलिए उनके जन्मदिन को कौन से दिन से मनाया जाता है? विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और फिर हमने इस पाठ की शुरुआत में देखा था कि सबसे पहला जो प्रश्न करता है उसका नाम था आर अरविंद, जो तीसरी कक्षा का एक विद्यार्थी है और डॉक्टर कलाम से प्रश्न पूछता है कि क्या आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना हमें सुना सकते हैं? तब डॉक्टर कलाम अपने कौन सी कक्षा की यादगार घटना सुनाते हैं? 5वीं कक्षा की। और उनके जो शिक्षक थे, जिनका नाम था श्री शिव सुब्रमण्य अय्यर, जो उनको क्या सिखाना चाहते थे कि पक्षी कैसे उड़ते हैं, और यह सिखाने के लिए वो सभी विद्यार्थियों को रामेश्वरम के समुद्र तट पर ले गए और फिर पक्षी उड़ने का जीवंत उदाहरण दिया। और फिर यहाँ से ही डॉक्टर कलाम को विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। यही डॉक्टर कलाम के बचपन की बहुत ही यादगार घटना थी। उसके बाद एक विद्यार्थी डॉक्टर कलाम से प्रश्न पूछता है कि बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए। तब डॉक्टर कलाम कहते हैं कि हमें बचपन में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए मातृभाषा को ही प्रमुखता देनी चाहिए, क्योंकि कोई भी युवा हो वो हमेशा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है और अपनी सारी बात हमेशा वो मातृभाषा में ही सहजतापूर्ण सबके सामने ला सकता है। पर साथ ही साथ डॉक्टर कलाम अंग्रेजी भाषा के महत्व को भी बताते हैं। वो कहते हैं कि मातृभाषा सीखनी ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ वैश्विक स्तर पर अगर हमें संपर्क बना के रखना है तो अंग्रेजी जैसी संपर्क भाषा को भी सीखना उतना ही आवश्यक है, ऐसा डॉक्टर कलाम ने कहा था। उसके बाद अर्श पटेल, जो 5वीं कक्षा का एक विद्यार्थी है, और वह डॉक्टर कलाम से प्रश्न पूछता है कि यदि हम आपकी तरह बनना चाहे तो हमें क्या करना चाहिए। तब डॉक्टर कलाम इसका बहुत ही अच्छा उत्तर देते हैं और वो कहते हैं कि जब भी हम युवा अवस्था में कदम रखें तो हमें सबसे पहले हमारे जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित कर लेना चाहिए और फिर लक्ष्य निर्धारित हो जाने के बाद उसी दिशा में प्रयास और मेहनत करनी शुरू कर देनी चाहिए। मतलब कि डॉक्टर कलाम कहते हैं कि हमें जी तोड़ तन तोड़ मेहनत करनी चाहिए और फिर रास्ते में आने वाली हर एक कठिनाई और हर एक बाधाओं का बड़े साहस से सामना करना चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, हमने अगले वीडियो में
यहाँ तक पाठ का अभ्यास किया था। अब इसके आगे हम बढ़ते हैं। प्रश्नकर्ता चिराग जैन, कक्षा 7, बॉम्बे, कैम्ब्रिज, अंधेरी, मुंबई। वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है? मतलब कि चिराग जैन डॉक्टर कलाम से पूछता है कि हमारे भारत के लिए, हमारे लिए मतलब भारत के नागरिकों के लिए वो कौन सी सबसे बड़ी चुनौती है जिसका सामना हम आज कर रहे हैं या करना पड़ रहा है? तो डॉक्टर कलाम कहते हैं कि भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरों पर मुस्कान देखना, यही राष्ट्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। मतलब डॉक्टर कलाम क्या कहते हैं कि 2020 तक भारत को क्या बनाना है? एक विकसित राष्ट्र बनाना है। और साथ ही साथ भारत देश के 1 अरब से भी अधिक नागरिक, मतलब कि भारत देश के हर एक नागरिक के चेहरे पर हमें क्या लानी है? मुस्कान लानी है। मतलब कि भारत का हर एक नागरिक सुखी होना चाहिए, कोई किसी तरह से वंचित न हो, हर एक को शिक्षण का अधिकार मिले, कोई बेरोजगार न हो, सब सुखी हो। इस तरह का जो हमारे भारत को एक विकसित रूप हमें प्रदान करना है, यही हमारे राष्ट्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। अर्थात डॉक्टर कलाम का कहना है कि हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि हमें भारत को संपूर्ण रूप से विकसित करना है। कब तक? 2020 तक। आगे का प्रश्नकर्ता हर्ष चांडक, कक्षा 7, डॉक्टर एस राधाकृष्ण विद्यालय, मलाड, मुंबई। उनका प्रश्न है, आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है? तो डॉक्टर कलाम इसका बहुत ही अच्छा उत्तर देते हैं। वो कहते हैं कि अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट या आपदा से बचाना ही साहस है। मतलब डॉक्टर कलाम कितनी बड़ी बात कहते हैं। डॉक्टर कलाम के मत से साहस, हिम्मत किसे कहते हैं? कि जो अपने जान की, अपने प्राणों की परवाह नहीं करते और फिर दूसरों को संकट या आपदा यानी कि मुश्किल से बचाते हैं, वही सबसे बड़ी हिम्मत है। मतलब कि हर एक विद्यार्थियों को वो ये प्रेरणा देते हैं। वो कहते हैं कि अपने जीवन में अगर हमारे सामने कोई व्यक्ति किसी मुसीबत में पड़ा है तो हमें बिना स्वार्थ के, निस्वार्थ भाव से उसको उस मुसीबत से बचाने का प्रयत्न करना चाहिए। वही हमारे जीवन में सबसे बड़ा साहस है। हमें अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करनी चाहिए। जैसे कि हमारे भारत देश के आर्मी जो अपने प्राणों की भी परवाह नहीं करते और भारत की सरहदों पर देश की रक्षा करते हैं, ना ही उसे अपने प्राणों की परवाह है और ना ही उसे अपने परिवार की परवाह है। बिना स्वार्थ के वो देश के सरहदों पर भारत की रक्षा करते हैं दुश्मनों से। तो उसी प्रकार हमें भी लोगों की मदद करनी चाहिए, लोगों को मुसीबत से बचाना चाहिए। यही सबसे बड़ा साहस है, ऐसा डॉक्टर कलाम कहते हैं। आगे का प्रश्नकर्ता तरुण पटेल, कक्षा 8, स्वामीनारायण इंडिपेंडेंट स्कूल, लंदन। उसका प्रश्न है, हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें? हम प्रवासी भारतीय अर्थात वह भारतीय जो भारत के हैं लेकिन भारत में रहते नहीं है। तो उसका प्रश्न यह है कि हम प्रवासी भारतीय हैं, तो हम हमारी मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे व्यक्त करें? तो डॉक्टर कलाम क्या कहते हैं कि भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति एक बृहद भारतीय परिवार का अंग है। मतलब डॉक्टर कलाम का कहना है कि भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी रहता हो, किसी भी देश में या किसी भी राज्य में रहता हो, लेकिन वो हमारे भारत का एक अंग है, हमारे भारतीय परिवार का क्या है? एक अंग है। और उसे हमारे देश की
सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है, अर्थात वो भारत का है और जहाँ पर रहता है वहाँ पर वो भारतीय विरासत पर, भारत की जो सांस्कृतिक विरासत है, भारत की जो संस्कृति है, उस पर वो क्या करता है, गर्व करता है। और सौभाग्य से आप लोग ऐसी स्थिति में है कि अपनी मातृभूमि से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं और यही आपके लिए गौरव की बात है। मतलब डॉक्टर कलाम कहते हैं कि हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है कि हम आज किस स्थिति में है कि हम आज हमारी मातृभूमि से जुड़े रहे हैं, मतलब कि हम मातृभूमि से अलग नहीं है और यही हमारे लिए सबसे बड़ी गौरव की बात है। इसलिए हम अपने भारत की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व कर सकते हैं। आगे का प्रश्नकर्ता सत्यम, कक्षा 10, जिला स्कूल मुंगेर। उसका प्रश्न है, जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं वे कहते हैं कि वे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनना चाहते हैं, पर किसान, मजदूर और कलाकार भी किसी राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। हम ऐसे ही परिवारों से आते हैं। हमारे लिए आपका क्या संदेश है? मतलब कि वो जो विद्यार्थी है वो किसी किसान या मजदूर या किसी कलाकार का बेटा है, तो वो क्या कहता है, वो डॉक्टर कलाम से प्रश्न पूछता है कि जो भी आपसे मिलते हैं वो क्या कहते हैं कि हम इंजीनियर बनेंगे, हम डॉक्टर बनेंगे, हम वैज्ञानिक बनेंगे। कोई किसान, मजदूर या कलाकार बनना नहीं चाहता। तो हम तो ऐसे परिवार से आते हैं, तो क्या हमारे भारत के विकास के लिए क्या हमारा कोई योगदान नहीं है? ऐसा प्रश्न उसका है। तो हमारे लिए आपका क्या संदेश है? मतलब कि वो जो बालक है सत्यम, वो किसी किसान का बेटा होगा, इसीलिए उसने यह प्रश्न पूछा। तो डॉक्टर कलाम इसका उत्तर देते हैं कि किसान, मजदूर, कलाकार और दस्तकार ये सभी हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग हैं। मतलब डॉक्टर कलाम ने सही बात कही कि किसान हमारे भारत देश का एक अभिन्न अंग है। हमारे भारत को कृषि प्रधान देश कहा गया है, जिसमें 60% खेती मतलब कि किसानी होती है और किसान को तो हमारे भारत का अन्नदाता कहा गया है। हम आज अगर जी रहे हैं, हमारे पेट में अगर अन्न का दाना जा रहा है तो वो किसकी बदौलत है? किसान की बदौलत। तो भारत के विकास के लिए वह भी उतना ही महत्वपूर्ण है। उसी तरह से मजदूर भी हमारे भारत के विकास के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। हमें यह याद रखना चाहिए कि एक इमारत को बनाने के लिए एक इंजीनियर का जितना योगदान होता है उतना ही योगदान एक मजदूर का होता है, क्योंकि एक इंजीनियर सिर्फ और सिर्फ उस इमारत की रचना बना सकता है, लेकिन एक मजदूर अपना पसीना बहाकर वो इमारत खड़ी कर सकता है। इसीलिए मजदूर, कलाकार हो या फिर किसान हो, वो भी हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग है, वो भी हमारे राष्ट्र के विकास के लिए उतने ही महत्वपूर्ण है, ऐसा डॉक्टर कलाम कहते हैं। राष्ट्र के निर्माण में हमें उन सभी की सेवाओं की समान रूप से दरकार है। मतलब कि डॉक्टर कलाम कहते हैं कि हम इन सबको समान रूप से मान और सम्मान देते हैं। आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्र में खूब उन्नति करें। मतलब डॉक्टर कलाम कहते हैं कि हर एक को अपने अपने क्षेत्र में खूब उन्नति करनी चाहिए, क्योंकि सबका देश के विकास में बहुत ही ज़्यादा योगदान है। आगे प्रश्नकर्ता रोहित चतुर्वेदी, कक्षा 11, इस्लामिया इंटर कॉलेज इटावा। उसका प्रश्न है, आप कहते हैं कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, पर निरंतर बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी इसे संभव होने देगी? उसका प्रश्न बहुत बड़ा है। उसने डॉक्टर कलाम से क्या प्रश्न पूछा कि आप कहते हैं कि हमारा जो भारत है वो 2020 तक एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, लेकिन भारत में सतत जनसंख्या बढ़ रही है, तो क्या ये विकास संभव है? क्योंकि निरंतर बढ़ती संख्या किसका कारण बन सकती है? बेरोजगारी का।
तो उसका प्रश्न बहुत ही सही है। तो डॉक्टर कलाम क्या कहते हैं कि विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि है। मतलब कि जैसे जैसे भारत देश में विकास बढ़ेगा वैसे वैसे जनसंख्या की वृद्धि अपने आप रुक जाएगी, अपने आप धीमी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि विकास में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जन शिक्षा। इसीलिए डॉक्टर कलाम कहते हैं कि इसमें जन शिक्षा विशेषकर स्त्री शिक्षा की बात भी सम्मिलित है। मतलब डॉक्टर कलाम का कहना है कि जैसे जैसे विकास होगा, जैसे जैसे शिक्षण बढ़ेगा, जैसे जैसे जनता शिक्षित होगी, उसमें भी अगर स्त्री शिक्षा जिस प्रकार बढ़ेगी उसी प्रकार लोगों की मानसिकता भी अलग होगी। इसीलिए वो कहते हैं कि इससे छोटा परिवार सुखी परिवार की मान्यता को बल मिलता है। मतलब कि जैसे ही लोग शिक्षित होंगे और उसमें भी स्त्री शिक्षण प्राप्त करेगी, स्त्री को अगर शिक्षा का अधिकार मिलेगा तो उसके मन में भी यह मान्यता जागृत होगी कि छोटा परिवार सुखी परिवार, और धीरे धीरे लोग इस मान्यता को मानने लगेंगे, इस मान्यता को बल मिलेगा और जनसंख्या की वृद्धि अपने आप ही धीरे धीरे रुक जाएगी। भारत 2020 का मिशन यहाँ के युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर सुलभ कराएगा। मतलब कि भारत को 2020 तक क्या बनाना है? एक विकसित राष्ट्र बनाना है। इसीलिए उसका जो मिशन है उसके कारण कई युवाओं को रोजगार मिलेंगे, रोजगार के अवसर मिलेंगे, कोई बेरोजगार नहीं रहेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी बड़ी संख्या में उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे, जिससे उन क्षेत्रों में रोजगार के प्रचुर अवसर पैदा होंगे। मतलब कि डॉक्टर कलाम कहते हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र है, जो गांव है, वहाँ पर बड़ी संख्या में बड़े बड़े उद्योग और धंधे की स्थापना होगी और उसी कारण गांव में रहने वाले कई युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे और धीरे धीरे बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। इसके आगे का प्रश्नकर्ता अर्श मेहता, कक्षा 12, तेजस हाई स्कूल बड़ौदा। उसका प्रश्न है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा? इसका प्रश्न बहुत सही है। डॉक्टर कलाम उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि भारत की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है। इसमें 54 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं। ये हमारी राष्ट्रीय शक्ति है। मतलब कि डॉक्टर कलाम बहुत ही अच्छा उत्तर देते हैं। वो क्या कहते हैं कि हमारे भारत की जो संख्या है वो 1 अरब से अधिक है और उसमें भी 54 करोड़ लोग जो है वो 25 वर्ष से कम आयु के हैं, यानी कि भारत का युवा धन है जो किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति होती है, क्योंकि जिसके पास जितना ज़्यादा युवा धन होगा उतना ही उस देश का विकास ज़्यादा होगा। तो भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने के लिए हमारे पास प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के साथ ही सुनियोजित खाका भी उपलब्ध है। मतलब कि डॉक्टर कलाम कहते हैं कि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है, इसके लिए हमारे भारत के पास प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक संसाधन, मतलब कि भारत प्राकृतिक रूप से बहुत ही समृद्ध देश है, एक कृषि प्रधान देश है, इसीलिए प्राकृतिक संसाधन भी हमारे पास प्रचुर मात्रा में है और साथ ही साथ सुनियोजित मतलब कि सुव्यवस्थित पहले से आयोजित किया हुआ खाका यानी कि नक्शा भी हमारे पास है, ताकि हम 2020 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बना सकें। और साथ ही साथ 54 करोड़ युवाओं के विचारों की एकता निश्चय ही इसे विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने में सफल होगी। मतलब कि हमारे भारत के पास कितना युवा धन है? 54 करोड़ युवा धन है और ये सब अगर एक हो जाए, इन सब के विचार अगर एक हो जाए तो निश्चय ही 2020 तक एक भारत एक विकसित और समृद्ध राष्ट्र बन जाएगा और हमें सफलता मिलेगी।
आगे का प्रश्नकर्ता एस कार्तिक, कक्षा 12, अमर ज्योति इंग्लिश स्कूल, बेंगलुरु। उसका प्रश्न है, कई छात्रों के बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं, पर आर्थिक तथा अन्य समस्याओं के कारण वे इन्हें प्राप्त नहीं कर पाते। वे अपना लक्ष्य आखिर कैसे प्राप्त करें? उस विद्यार्थी का प्रश्न अच्छा है। उसने पूछा कि हमारे भारत के कई छात्र ऐसे हैं जिसके बहुत बड़े बड़े लक्ष्य हैं, बहुत ऊंचे विचार हैं, लेकिन उसके पास आर्थिक समस्या है, मतलब कि उसके पास उतने पैसे नहीं है, तो फिर वो अपना लक्ष्य कैसे प्राप्त करे? यह उसका प्रश्न है। तो डॉक्टर कलाम कहते हैं कि स्कूल में पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने पर छात्रवृत्ति प्राप्त होगी। मतलब कि विद्यार्थियों को अगर स्कूल में अच्छा प्रदर्शन किया है, पाठशाला में अच्छे क्रमांक या नंबर प्राप्त किए हैं, तो उसे क्या मिलेगी? शिष्यवृत्ति मिलेगी, पैसे मिलेंगे सरकार के द्वारा। और साथ ही साथ उच्च शिक्षा के लिए बैंकों से ऋण लेने हेतु पात्रता भी बनेगी। अर्थात अगर स्कूल में अच्छा प्रदर्शन किया है, अच्छे क्रमांक प्राप्त किए हैं, तो फिर सरकार के द्वारा बैंकों में एजुकेशन लोन भी दिए जाते हैं। इसीलिए अगर हमें उच्च लक्ष्य प्राप्त करना है, उच्च पद पर पहुंचना है, तो सरकार कई सारी पात्रता और लोन हमें दे सकती है, जिसका लाभ हमें उठाना चाहिए। जीवन में उच्च लक्ष्य निर्धारित करने पर बाधाएं तो आती ही। मतलब डॉक्टर कलाम क्या कहते हैं कि अगर लक्ष्य ऊंचा है, रास्ता अगर बड़ा है, तो उसमें कई सारी समस्याएं तो आती ही है। हमें कठोर परिश्रम और उत्कृष्ट कार्यों से इन्हें पराजित करना है। मतलब डॉक्टर कलाम कहते हैं कि अगर लक्ष्य बड़ा है तो उसमें बाधाएं तो है ही, लेकिन हमें कठोर परिश्रम करके उन बाधाओं को पराजित करना है। हमें पराजित नहीं होना है, लेकिन उन बाधाओं को पराजित करना है। विघ्न और बाधाओं से व्यक्ति को पराजित नहीं होना। मतलब कि डॉक्टर कलाम कहते हैं कि कभी भी हमें हार नहीं माननी। लक्ष्य ऊंचा है तो बाधाएं तो आएगी ही, लेकिन हमें हर एक बाधाओं का कठोर परिश्रम के साथ सामना करना है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम यहाँ तक ही पाठ का अभ्यास करेंगे। आगे का पाठ हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।